हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। संविधान की जो सीरीज़ हमने शुरू की है, आज उसमें हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक नीति निर्देशक तत्व के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इसको आपने सुना होगा, डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो नीति निर्देशक तत्व की अगर हम बात करें, इनको बोलते हैं हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डीपीएसपी बोल देते हैं शॉर्ट में। स्टेट पॉलिसी राज्य की नीति निर्देशक तत्व अर्थात डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा इसका अर्थ कि ये राज्य को नीति निर्धारण के मामले में इन तत्वों को, इन मूल्यों को ध्यान में रखा जाए, इनको फॉलो किया जाए, इस बात की ओर इनका इशारा है कि जब भी कोई राज्य कानून बनाता है, और राज्य का मतलब राज्य से नहीं है, राज्य का मतलब है जो मौलिक अधिकारों में हमने आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा पढ़ी थी, संसद, कार्यपालिका, राज्य विधानमंडल के अलावा नगर पालिकाएँ, पंचायतें, वो सभी राज्य में आती हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल 36 से 51 में इनका जिक्र है, और अगर मैं कहूँ पार्ट 4 में है, पार्ट 4 में आते हैं, और आर्टिकल 36 to 51 में आते हैं। तो आर्टिकल 36 में तो राज्य की परिभाषा है, ये परिभाषा सेम वही है जो मौलिक अधिकारों में जब हमने 12 to 35 आर्टिकल पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर हमारे चैनल पर आप देख लीजिए। तो आर्टिकल 12 में वहाँ पर जो राज्य की परिभाषा थी वही यहाँ पर है। तो यहाँ पर तो राज्य की परिभाषा है। 37 में नीति निर्देशक तत्वों का महत्व बताया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो डीपीएसपी हैं, ये अपने आप में आधारभूत हैं, और जब भी संसद कोई कानून बनाएगी तो कानून बनाने के संदर्भ में इनको ध्यान में रखे और इनको लागू करने की कोशिश करे। ये यहाँ पर डीपीएसपी का महत्व इसमें बताया गया है। तो एक्चुअल में जो नीति निर्देशक तत्व शुरू होते हैं वो होते हैं 38 से 38 to 51, 36 और 37 में ये बातें बताई गई। अब नीति निर्देशक तत्वों की अगर हम बात करें तो ये समझने के लिए हम इनको 3 भागों में डिवाइड करते हैं, समाजवादी, कुछ गांधीवादी और कुछ उदार बौद्धिक। संविधान में इनका ऐसे वर्गीकरण नहीं है, संविधान में एक साथ इनको दिया गया है, लेकिन हम अपने समझने के लिए अपनी आसानी के लिए इनको ऐसे समझ सकते हैं। तो अगर हम बात करें तीन भागों में हम इनको डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं समाजवादी प्रकृति के जो हैं, एक गांधीवादी और एक उदार बौद्धिक। इनका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, समाजवादी का मतलब है जो समाज के गरीब तबके के लोग हैं, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए जो बातें, मूल्य अंतर्निहित है, उनको हम समाजवादी कैटेगरी में डालते हैं। गांधीवादी आपको पता ही है, महात्मा गांधी जी का जो सबसे ज़्यादा रुझान था वो गाँवों के विकास के लिए था। तो जो ग्रामीण विकास की बातें हैं वो गांधीवादी में आएंगी, और जो बची हुई है, शेष बच गई, अर्थात एक यूनिवर्सल सेंस में जो आएंगी, कॉमन सेंस में आएंगी, वो उदार बुद्धि की में आएंगी। अभी हम देख लेते हैं। देखिए, अगर समाजवादी की बात करें तो समाजवादी में सबसे पहले तो 38 ही आता है। आर्टिकल 38 बताता है कि आय की, अवसर की, प्रतिष्ठा की असमानता को समाज से नष्ट किया जाए, अर्थात सभी व्यक्तियों को सम्मान भी समान रूप से भी दिया जाए, सभी लोगों को आय और रोजगार प्राप्त करने के जो अवसर है वे भी समान रूप से प्रदान किए जाए, वो 38 में आता है। अर्थात आय
अवसर प्रतिष्ठा की समानता स्थापित की जाए या असमानता दूर की जाए, एक ही बात है। आर्टिकल 38 के बाद अगर हम बताएं 39 आएगा, एक इसमें 39A आता है, 39A। इसके अलावा बात करें इसमें एक 41 आएगा, 42 आएगा और 43 आएगा। आर्टिकल 39 में काफ़ी बातें बताई गई हैं, जैसे कि आर्टिकल 39 में बताया गया है कि अगर हम बात करें कि जो आय के संसाधन हैं उनको केंद्रीकृत न किया जाए, किसी एक समूह विशेष जो ताकतवर लोग हैं उनको ना दिया जाए, बल्कि गरीब व्यक्तियों में भी, सभी व्यक्तियों में उनका समान रूप से वितरण हो, अर्थात संसाधनों का वितरण, संसाधनों का सम वितरण। एक तो ये बात इसमें कही गई है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात की गई है कि स्त्री हो या पुरुष हो, मेल हो या फीमेल हो, समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क यहाँ पर। इसके अलावा बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, उनके संरक्षण पर ध्यान दिया जाए, ये बात यहाँ पर बच्चों का स्वास्थ्य संरक्षण उस पर ध्यान दिया, ये सब बातें इसमें कही गई। 39A की अगर मैं बात करूं तो 39A में कहा गया है कि निःशुल्क विधिक सहायता गरीब लोगों को दी जाए, कि गरीब लोग हैं अगर वो किसी मामले में, आपराधिक मामले, सिविल मामले में अगर फंसे हुए हैं तो उनके पास उतनी व्यवस्था नहीं है कि वो अच्छा वकील लेने के लिए कैपेबल हों, तो निःशुल्क सरकार उनके लिए सहायता प्रदान करेगी। इसके लिए एक विधिक प्राधिकरण 1987 में एक एक्ट आया था, तो निःशुल्क विधिक सहायता। इसके अलावा अगर हम बात करें 41, 42 और 43 की, तो 41 में अगर हम बात करें तो 41 में आपका 42 में तो कहा गया है, 42 में कहा गया है कि जो प्रसूति सुविधा है, अर्थात कोई गर्भवती महिला है उसको निःशुल्क सरकारी अस्पताल में सुविधा प्रदान की जाए और काम की उचित दशाएं हों। ऐसा नहीं है किसी रिस्क वाले क्षेत्र में आप किसी से काम करा रहे हैं जहाँ पे उसकी जान को खतरा है। 41 में अगर हम बात करें तो 41 में कहा गया है कि काम पाने का अधिकार, काम पाना। इसके अलावा अगर हम बात करें बुढ़ापा, बीमारी, ये सब अगर दिक्कतें हैं इनके लिए लोक सहायता दी जाए, आपको समाज से सहायता प्रदान की जाए गरीब वर्ग के लोगों को। 43 में कहा गया है मजदूरों के लिए कम से कम निर्वाह मजदूरी, मिनिमम एक्सपेंसेस उनको प्रदान किया जाए, जिससे वो अपने घर की स्थिति को बेहतर बना सके, रोजी रोटी उनकी चल सके। निर्वाह मजदूरी की बात इसमें की गई है। तो ये समाजवादी प्रकृति के हैं। अब देख लेते हैं हम गांधीवादी प्रकृति के। गांधी जी का रुझान था गांव में। इसमें आता है एक आर्टिकल 40 आएगा, एक आर्टिकल आएगा 43B, इसके अलावा आएगा 6, 7, 8, ये आएगा इसमें। 40 में बात की गई है पंचायतों की, पंचायतों का गठन हो। जैसे मैंने बताया गांधी जी ग्रामीण क्षेत्र का विकास ज़्यादा चाहते थे। 43 में कुटीर उद्योग, जो ग्रामीण लोग अपने सूक्ष्म छोटे छोटे उद्योग धंधे करते हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाए। 43B में कहा गया है सहकारी समितियां बनाई जाएं। 46 में कहा गया है कि जो SC ST के लोग हैं या शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए संरक्षण दिया जाए। 47 में कहा गया है कि जो हमारे पास नशीली दवाएं हैं, नशीली दवाएं, ड्रग्स हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, केवल औषधि प्रयोजन के लिए उनको यूज किया जाए। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अगर सरकार चाहे, कोई राज्य सरकार चाहे तो जैसे शराब है
तो शराब पर प्रतिबंध लगा सकती है आर्टिकल 47 के तहत, क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्वों में मेंशन किया गया है, इन पर रोक लगाई जा सकती है। आर्टिकल 48 में कहा गया है कि जो दुधारू पशु हैं जैसे गाय हो गई, बकरी, ये सब, इन पर क्या हो, इनकी बलि पर रोक लगाई जाए, इनको न मारा जाए। ये यहाँ पर बातें की गई हैं। उदार बौद्धिक की अगर मैं बात करूँ तो उदार बौद्धिक में क्या आएगा, उदार बौद्धिक में जैसे कि आर्टिकल 44 आता है, आर्टिकल 45 आता है, 48 आता है, 48A आता है। इसके अलावा मैं बात करूँ 48A हो गया, 49, इसके अलावा मैं बात करूँ 50, 51, 44 में कहा गया यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसकी आए दिन चर्चा भी होती रहती है और ये आगे आने वाला काफ़ी बड़ा मुद्दा बनने वाला है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, कि सभी धर्मों के लिए समान सिविल कम से कम कानून बनाए जाएं, जैसे शादी की एक समान व्यवस्था हो, तलाक लेने की एक समान व्यवस्था हो, आप बच्चा एडॉप्ट कर रहे हैं, गार्जियनशिप, वो सब एक्ट हैं, उन सब के लिए एक समान कानून हो। ऐसा ना हो कि हिंदू धर्म के अलग हैं, ईसाई धर्म के अलग हैं, मुस्लिम इस्लाम धर्म के अलग हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। आर्टिकल 45 में 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की बात है। 48 की बात करें, 48 में कृषि और पशुपालन, कृषि व पशुपालन की बात है। 48A में पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण की बात इसमें की कही गई है। 49 की अगर मैं बात करूं तो 49 में क्या कहा गया है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो धरोहर हैं उनका संरक्षण करो, जैसे ताजमहल है, जो प्राचीन स्मारक हैं। आर्टिकल 50 में कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग किया जाए, अर्थात कार्यपालिका न्यायपालिका पृथक्करण। 51 में कहा गया अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात। अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात इसमें कही गई है, तो उदार बौद्धिक में आते हैं। तो इस तरह से डीपीएसपी को समझने के लिए हमने 3 भागों में उनको वर्गीकृत किया। आर्टिकल 36 से 51 में संविधान के भाग 4 में है। और मैं एक और बता दूँ, ये गैर न्यायोचित है प्रकृति में। क्या हैं गैर न्यायोचित, अर्थात मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं, अर्थात मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के संदर्भ में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट में जाके आप उनको लागू कराने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन इनके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, इनको लागू न्यायालय में नहीं किया जा सकता। केवल ये दायित्व है, कर्तव्य है, एक राज्य को दिया गया है कि आप इनको कानून बनाने में शामिल करें, इनको ध्यान में रखें। और ये एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की ये बात करते हैं। ये इसका महत्व हो गया। अब ये तो हो गई नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात। अगर हम बात करें इनके क्रियान्वयन के लिए, अर्थात कौन कौन से ऐसे अधिनियम सरकार ने लागू की हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें सरकार ने कही हैं जिनमें झलकता है कि हाँ नीति निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखा गया है, उनको लागू करने की कोशिश की गई है, तो काफ़ी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि ये प्रकृति में गैर न्यायोचित हैं तो सरकार इनको लागू करने की कोशिश नहीं करती, सरकार कोशिश करती है। बहुत सारे अधिनियम सरकार ने बनाए हैं बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, वन्य जीवों के लिए, जिसमें लगता है कि हाँ ये कार्य हो रहा है। देखिए, अगर हम बात करें कि सबसे पहले 1950 में योजना आयोग आया, गाँव की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जो पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई थी, उसके अंतर्गत इसका नाम 2015 में चेंज करके नीति आयोग किया गया।
इसके अलावा अगर हम बात करें समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग आया। पिछड़ा वर्ग आयोग आया 1993 में। महिलाओं की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग आया 1992 में। अल्पसंख्यकों के हितों के लिए यहाँ पर 1993 में अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग आया। इसके अलावा अगर हम बात करें वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। वनों के लिए 1980 में अधिनियम आया। इसके अलावा अगर हम बात करें कि समाज के जो सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको बेहतर बनाने के लिए, उनका स्तर सुधारने के लिए 103वां जो संशोधन आया 2019 में, जिससे 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की बात की गई थी। तो इसके अलावा अस्पृश्यता का अंत किया गया था 1955 में, जिसका नाम बदल के 1976 में किया गया था। 1976 में किया गया था सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1976 बन गया था ये। तो इस तरह से आप देखिए 65 वर्ष की आयु के अधिक आयु के लोगों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की बात कही गई है। तो अगर आप देखें तो इन सब अधिनियमों में, कानूनों में संसद की वो भावना झलकती है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को, तत्वों को इसमें शामिल किया गया है। अब अगर हम बात करें कि कई बार क्या होता है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में और मूल अधिकारों में आपस में एक टकराव की स्थिति रहती है। कौन सर्वोपरि है, मौलिक अधिकार सर्वोपरि है या फिर नीति निर्देशक सिद्धांत? अगर ऐसा कानून बनाया जाए कि जहाँ पे दोनों में टकराव की स्थिति है तो किसको प्राथमिकता दी जाए? ऐसा बहुत बार होता है, क्योंकि अब होता है मौलिक अधिकार न्यायोचित प्रकृति के हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत केवल एक कर्तव्य है, न्यायोचित प्रकृति के नहीं है। तो इस संबंध में कुछ केस हुए हैं, उन केस से हम इसको समझेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ संबंधित केस। जैसे कि एक 1951 में हुआ जिसको बोलते हैं चंपकई दोराईराजन मामला। चंपकई दोराईराजन मामले में कहा गया कि मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक सिद्धांतों से प्राथमिकता ज़्यादा दी जाएगी। इस बात में कोई संदेह नहीं है, मौलिक अधिकार ज़्यादा महत्वपूर्ण है नीति निर्देशक सिद्धांतों की अपेक्षा। हाँ, लेकिन ये भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान में मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद 1967 में गोलकनाथ केस हुआ। गोलकनाथ केस में क्या कहा गया, साफ साफ मना कर दिया गया कि मौलिक अधिकारों में कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता। इसमें बिल्कुल ये अपोजिट बात इसमें कही गई। लेकिन 1973 में जब केशवानंद भारती केस आया उसमें कहा गया मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान का ये मूलभूत ढांचा है, एक बेसिक स्ट्रक्चर की कंसेप्ट 1973 के केशवानंद भारती केस से आई। संविधान में कोई बेसिक स्ट्रक्चर जैसी कोई बात नहीं कही गई। क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर? यहाँ पर ये संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से ये कंसेप्ट निकल के आई कि बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ किए बिना मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद एक केस हुआ 1980 में जिसको बोलते हैं मिनर्वा मिल्स मामला, मिनर्वा मिल्स केस। अच्छा, उससे पहले यहाँ पर एक 42वां संशोधन आया 1976 में। इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी जी के समय उन्होंने क्या किया, 42वें संशोधन में उन्होंने सिंपल ये क्लियरली बात बोल दी कि मौलिक अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है पूरी तरह। संसद को ऐसी मिल सकती है कि वो संसद के किसी भाग को संशोधित कर सकती है, मौलिक अधिकारों को कर सकती है, और उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं जा सकते आप। यहाँ पर इतनी बड़ी बात बोल दी गई थी। लेकिन 1980 में मिनर्वा मिल्स मामले में कहा गया
कि जो इसमें बात बोली कि सर्वोच्च न्यायालय अब नहीं जा सकते, तो इसके विरोध में ये मामला आया मिनर्वा मिल्स। उसमें बात कही कि सर कि ऐसा नहीं है, न्यायिक विशेषता, न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है, जो 1973 के केस से कंसेप्ट निकल के आया था। इसलिए आप न्यायिक विशेषता को बाधित नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि संसद कोई भी कानून ऐसा बना सकती है जिसमें संशोधन हो सके मौलिक अधिकारों में, और उसके लिए आप सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते। न्यायिक विशेषता संविधान का मौलिक भाग है, इसको आप बाधित नहीं कर सकते। तो इन सब का ओवरऑल रिजल्ट वैसे यही निकल के आता है कि मौलिक अधिकारों को ज़्यादा प्राथमिकता है नीति निर्देशक सिद्धांतों से, लेकिन राज्य का एक दायित्व है कि वो मौलिक सिद्धांतों का भी, जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो मूल्य हैं नैतिक, उनका भी राज्य जब भी कानून बनाए, संसद कोई भी विधि बनाए, तो इनको फॉलो करे और इनको लागू करने के लिए प्रयासरत हो। तो आज का हमारा टॉपिक था डीपीएसपी के बारे में। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।